मेरा नाम ब्रिजिता सिन्हा है। मेरी उम्र 38 साल है। पिछले साल दिवाली के बाद वाली बड़ी पारिवारिक दावत में मेरी छोटी बहन ने सबके सामने मेरे गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा था कि पांचों उंगलियों का निशान देर रात तक जलता रहा। और उससे भी ज्यादा जला था वह वाक्य जो मेरी माँ ने मेरी आंखों में देखकर कहा था, या तो माफी मांग, नहीं तो अभी इसी वक्त घर से निकल जा। मेरे पापा ने एक शब्द नहीं कहा, बस मुख्य दरवाजे तक गए, कुंडी खोली, पल्ला पूरा खोलकर खड़े हो गए, जैसे मैं उनकी अपनी बेटी नहीं, कोई अनचाही मेहमान हूं जो जरूरत से ज्यादा देर बैठ गई हो। मैं बिना रोए, बिना झगड़े, बिना पीछे देखे उस ठंडी रात में बाहर निकल गई। और अगली सुबह 8 बजे तक मेरे परिवार की दुनिया वैसी नहीं रही जैसी वे समझते थे। सच कहूं तो मेरी भी नहीं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मुझे तुम्हें उस आखिरी बार के बारे में बताना होगा जब मैं अपने मायके के आंगन में गाड़ी खड़ी करके उतरी थी। अगर मेरी कहानी तुम्हें अपने घर की किसी चुप पीड़ा जैसी लग रही है तो बीच में एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कई बार अजनबियों की समझ अपने ही लोगों की दया से बड़ी होती। मैं नोएडा में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट संभालती हूँ। करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, टाइमलाइन, पेमेंट साइकिल सब मेरी उंगलियों पर चलता है। लेकिन मेरे अपने घर में मेरी पहचान बस इतनी थी, बड़ी वाली, जो बाहर नौकरी करती है। उस साल मैं गुरुग्राम से कानपुर के पास अपने पुश्तैनी घर पहुंची थी। सफर 4 घंटे का था और मेरी कार की डिक्की में होटल से मंगाया हुआ पूरा खाना भरा था। शाही पनीर, दाल मखनी, दम आलू, मिक्स वेज, तंदूरी रोटी, गाजर का हलवा, रसमलाई, सब कुछ। 6 साल से हर बड़ी दावत का खर्च मैं ही उठा रही थी। किसी ने कभी पूछा नहीं कि क्यों, और किसी ने कभी कहा भी नहीं कि अब रहने दो। जब मैं पहुंची तो शाम के करीब 4 बजे थे। आंगन में मेरी बहन वंदना की कार पहले से खड़ी थी। मैं साइड वाले दरवाजे से अंदर गई तो वह रसोई में खड़ी प्लेटों में चीज, क्रैकर्स, अंगूर और सूखे मेवे सजा रही थी, जैसे टीवी शो में कोई होस्टिंग कर रही हो। माँ उसके पीछे खड़ी नैपकिन रिंग सीधी कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने सिर उठाकर बस इतना कहा, आ गई, खाना काउंटर पर रख दे। न गले लगना, न सफर पूछना, न पानी देना, बस आदेश। वंदना ने मेरी तरफ आधी नजर से देखकर कहा, बहुत देर कर दी दीदी। मैंने घड़ी देखी, 4:07 थे। मैंने कहा, मैंने 4 ही कहा था। वह मुस्कुराई जैसे बहस जीत गई हो। मैं ट्रे उतारती रही। तभी ड्राइंग रूम से मौसी की आवाज आई, अरे वंदना तो दोपहर से लगी हुई है, सब वही संभालती है। माँ ने उस पर तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, घर के सारे काम वही देखती है। मैं एक पल को स्थिर रह गई। जिस रसोई की नई ग्रेनाइट स्लैब का पैसा मैंने दिया था, जिसकी एलईडी लाइटिंग का एडवांस मैंने भरा था, जिसकी पिछली खिड़की की मरम्मत मैंने करवाई थी, उसी रसोई में खड़ी मुझे ऐसे सुना जा रहा था जैसे मैं बस डिलीवरी लेकर आई हूं। इस घर में कोई कभी यह नहीं कहता था कि ब्रिजिता ने कराया। हमेशा यही कहा जाता था, हमने घर थोड़ा ठीक करवा लिया, हमने रसोई नया बनवा लिया, हमने छत डलवा ली। उस हम में मैं कभी शामिल नहीं थी, जबकि मेरा पैसा हमेशा शामिल था। ट्रे रखते हुए मेरी नजर टोस्टर के पास पड़े एक सफेद लिफाफे पर गई। बैंक का नाम ऊपर छपा था। फर्स्ट हेरिटेज नहीं, यहां उसका भारतीय रूप था, विश्वास सहकारी बैंक। लिफाफा सील किया हुआ था, लेकिन कोना हल्का उखड़ा हुआ था, जैसे किसी ने खोलकर फिर दबा दिया हो। मैंने उसे हाथ में उठाया ही था कि वंदना मेरे पीछे आकर बोली, उसे मत छुओ, मम्मी पापा की डाक है। उसके स्वर में घबराहट थी और वही घबराहट मेरे दिमाग में अटक गई। मैं लिफाफा रखकर चुप हो गई, मगर भूल नहीं पाई। अब तुम्हें दादी के बारे में जानना होगा। दादी ही थीं जिन्होंने मुझे पाला। जब मैं छोटी थी, पापा मिल में डबल शिफ्ट करते थे। माँ लोगों के घर सिलाई और बर्तन तक कराती थी, और वंदना तब गोद की बच्ची थी। मैं स्कूल से पहले दादी के पास जाती, स्कूल के बाद वहीं लौटती। उन्होंने मुझे बचत सिखाई, हिसाब सिखाया, यह भी सिखाया कि मदद और इस्तेमाल में बस एक महीन फर्क होता है। जब मैं 22 साल की थी, उनके अस्पताल के बिस्तर के पास बैठी थी।
उन्होंने मेरा हाथ दबाकर कहा था, घर को टूटने मत देना बिटिया, इन्हें जोड़कर रखना। मैंने सिर झुकाकर वादा कर लिया था। वही वादा मेरी सबसे बड़ी भूल बन गया। पिछले 16 साल में मैंने उस वादे को निभाने के नाम पर अपने परिवार पर 3 लाख से कहीं ज्यादा खर्च किए थे। घर की दूसरी किश्त वाले लोन में मेरा नाम सह उधार करता था। 1,27,000 का भार था। किस्तें मैं भरती रही। 2 साल पहले ओलावृष्टि के बाद छत टूटी। 18 लाख नहीं, भारतीय पैमाने पर 18,000 का तात्कालिक काम नहीं था। पूरा काम एक बड़ी रकम में गया और वह भी मैंने चुकाया। रसोई के नवीनीकरण में 34,000 गए। माँ के दवाइयों, जांचों, पापा की अतिरिक्त बीमा किश्तों के लिए मैं 8 साल से हर महीने 1,200 नहीं बल्कि 12,000 भेज रही थी। वंदना के ब्यूटी पार्लर के लिए शुरुआती जमा 40,000 मैंने दिए थे। लेकिन घर में कहानी ये सुनाई जाती थी कि हम सब ने मिलकर किया। वह सब मैं थी, मगर मेरा नाम सबसे गायब था। शाम ढलते ढलते घर भर गया। चाची, ताऊजी, मामा, मौसी, पड़ोसी, उनके बच्चे, कुल मिलाकर 25 लोग। घर में देसी घी, अगरबत्ती, गरम मसालों और मिठाई की मिली-जुली खुशबू फैल गई। पापा ड्राइंग रूम में टीवी पर मैच देख रहे थे। मुझे देखकर बस ठुड्डी हिलाई। माँ हर आने वाले को वंदना के आसपास घुमाकर कह रही थी, हमारी वंदना ने अपना पार्लर खड़ा कर लिया, आजकल कितना अच्छा कर रही है। मुझे पता था कि उसका पार्लर पिछले 3 महीने से घाटे में चल रहा था, क्योंकि उसके लोन पेपर भी मुझसे छिपे नहीं थे। एक दूर की भाभी ने मुझसे पूछा, और ब्रजिता, तुम क्या करती हो? मैं जवाब देती उससे पहले माँ बोल उठी, अरे ऑफिस में काम करती है बस, कागज वागज वाला। बस कागज वागज वाला। मैं मन ही मन हंसी भी और जली भी। मेरे एक सिग्नेचर पर बड़ी कंपनियों के भुगतान रिलीज होते थे, लेकिन अपने घर में मेरी औकात कागज वागज तक सिमटी हुई थी। तभी ताईजी, जिन्हें सब रूद बुआ कहते थे, उन्हें मुझे दूर से देखा और हल्का सा सिर हिलाया। बहुत हल्का, जैसे कह रही हूं, मैं समझ रही हूं। रात में जब मैं गलियारे में बाथरूम की तरफ जा रही थी, वंदना ने मेरा हाथ कस कर पकड़ा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर झट साफ था, लोन की बात मत छेड़ना, मैंने मम्मी को कह दिया है, सब खत्म हो चुका है। मैंने उसे घूर कर कहा, खत्म नहीं हुआ। वह और करीब आई, दीदी बस मुस्कुराओ और रास्ते में मत आओ। वह चली गई और मैं वहीं खड़ी रह गई। अब मुझे डर नहीं, शक हो रहा था। उस रात मैं बैठक के कोने में बिछे दीवान पर लेटी रही और छत देखती रही। लोग सो गए थे, मगर मेरी नींद गायब थी। मैं मन ही मन हिसाब जोड़ती रही। घर का लोन, माँ पापा के खर्चे, रसोई, छत, पार्लर, सब मिलाकर मैंने अपने जीवन के कितने साल इस घर में डाल दिए थे। और बदले में मुझे क्या मिला? नाम तक नहीं, सम्मान तक नहीं। अगले दिन सुबह मैं सबसे पहले उठी। दादी कहा करती थी, जो पहले चाय चढ़ाए, दिन उसी का होता है। मैं रसोई में गई, गैस जलाई, पानी रखा। तभी मेरी नजर कूड़ेदान में पड़े उसी बैंक वाले लिफाफे पर गई। इस बार वह खुला हुआ था और आधा अखबार के नीचे दबा था। मैंने झुककर उसे निकाला। अंदर से जो कागज झलक रहा था, उसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, संपत्ति हस्तांतरण सूचना। मेरा दिल जैसे पेट में गिर गया। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और उस कागज के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की फोटो ले ली। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। मैंने लिफाफा वापस कूड़ेदान में दबाया, मोबाइल जेब में डाला और सिंक पर पड़े आलू उठाकर छीलने लगी। माँ अंदर आई, उनींदी आवाज में बोली, अच्छा है, उठ गई, आलू छील दे। उन्होंने मेरे बनाए चाय का कप उठाया और मेज पर बैठ गई। उन्हें नहीं पता था कि मेरे हाथ आलू नहीं, शक छील रहे थे। संपत्ति हस्तांतरण? किस चीज का? किसके नाम? और मुझे क्यों नहीं बताया गया? अगर मेरे नाम से कुछ हटाया गया था, तो यह सिर्फ झूठ नहीं था, यह धोखा था। और अगर मेरे नाम का इस्तेमाल करके कोई नया कर्ज लिया गया था, तो यह अपराध था। लेकिन उस सुबह घर मेहमानों से भरा था। बाहर कारें आ रही थीं, अंदर हंसी की आवाजें थीं। मैंने खुद को रोका। सोचा, एक दिन और, दादी के लिए, बस एक दिन। दोपहर तक भोजन परोस दिया गया।
बड़ी मेज पर 25 प्लेटें लगी। मेरी जगह फिर सबसे कोने में थी, रसोई के दरवाजे के पास। वंदना पापा के पास, बीचों बीच, जैसे घर की वारिस वहीं हो। खाने से पहले माँ ने कहा, वंदना, तुम प्रार्थना कर दो। उसने हाथ जोड़कर बड़ी मिठास से कहा, भगवान, इस परिवार को हमेशा साथ रखना। मुझे उस पल उसके हाथ की उंगली में चमकती नीलम की अंगूठी दिखी और मेरी सांस अटक गई। वह दादी की अंगूठी थी। वही पतली सुनहरी पत्ती, वही नीला पत्थर, वही छोटी सी खरोंच जो बगीचे की तार में अटकने से आई थी। दादी ने वह अंगूठी मुझे देने की बात मेरे सामने, माँ के सामने कही थी। मैंने थाली से नजर उठाकर पूछा, ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? वंदना ने मुस्कुराकर हाथ लहराया। मम्मी ने दी। कहा, दादी चाहती कि मैं पहनूं। मैंने माँ की ओर देखा। उन्होंने बिना शर्म के कहा, जो रोज घर देखे उसी को मिलनी चाहिए। कमरे में ऐसी चुप्पी पसर गई जैसी तूफान से पहले होती। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस उठी, खाली प्लेटें समेटी और रसोई में चली गई, क्योंकि उस वक्त सच बोलती तो घर उसी मिनट फट जाता। थोड़ी देर बाद बैठक में सब लोग बैठे थे और वंदना फिर वही पुरानी बातें छेड़कर मुझे छोटा दिखाने लगी। याद है, दीदी स्कूल में रोती रहती थी। याद है, इन्हें कितना ध्यान चाहिए होता था। लोग आधी हंसी आधी शर्म में चुप थे। मैं फायरप्लेस के पास खड़ी रूथ बुआ से बगीचे की बात कर रही थी, खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वंदना बोलती ही जा रही थी। उसके हर वाक्य में वह पुराना खेल छिपा था। मुझे कमजोर दिखाओ, खुद को प्यारी साबित करो। मैं पानी लेने उठी। ड्राइंग रूम तंग था, लोग ठुस्से हुए थे, सो मुझे सोफे के पीछे से निकलना पड़ा। मेरा कंधा हल्का सा उसके कंधे से छू गया, बस इतना। ऐसा स्पर्श जो किसी भी भरे घर में 100 बार होता है। मगर वंदना अचानक चुप हो गई। कमरे की हवा ठंडी पड़ गई। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ चेहरा घुमाया। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे भीतर बहुत दिन से जमा झर अब बाहर आने को तैयार हो। मैंने उसी पल समझ लिया कि कुछ होने वाला है, मगर मैं हिली नहीं। शायद इसलिए कि दिमाग मान ही नहीं पा रहा था कि इतने लोगों के सामने मेरी अपनी बहन मेरे साथ क्या करने वाली है। उसी पल मुझे रूथ बुआ की आंखें दिखीं। उनमें चेतावनी थी। कमरे में सबकी आवाजें जैसे दूर चली गईं। वंदना का हाथ आर्मरेस्ट से उठा। उसका जबड़ा सख्त हुआ और मैं वहीं खड़ी रही, अपनी पूरी जिंदगी के उस एक क्षण के सामने, जहां से वापस कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। अगले 3 सेकंड में क्या हुआ, वही इस कहानी का रुख बदल गया और वही मैं तुम्हें अगले अध्याय में बताऊंगी। वंदना का हाथ मेरे गाल पर ऐसी ताकत से पड़ा कि एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कमरे की सारी आवाजें किसी ने खींचकर बाहर फेंक दी हों। कान में तेज सनसनाहट हुई। आंख के कोने में पानी उतर आया। होंठ के अंदर दांत लगने से हल्का सा खून का स्वाद भी आया। लेकिन सबसे ज्यादा चोट उस थप्पड़ ने नहीं, उसके बाद फैली खामोशी ने पहुंचाई। 25 लोग कमरे में थे। किसी के हाथ में चम्मच रुका हुआ था, किसी की उंगली गिलास पर अटकी थी, किसी बच्चे की रंगीन पेंसिल फर्श पर लुढ़क कर सोफे के नीचे चली गई थी। मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं सीधी खड़ी रही। मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैंने सिर्फ उसे देखा। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। आंखों में पछतावा नहीं, जीत का उन्माद था, जैसे वह बहुत दिनों से इसी पल का इंतजार कर रही हो। तभी मां 3 तेज कदमों में मेरे सामने आकर रुकी। एक पल को मुझे सचमुच लगा कि अब वह पूछेंगी, तू ठीक है? लेकिन उन्होंने मेरी सूजी त्वचा तक नहीं देखी। उनकी ठंडी आवाज आई, माफी मांग, नहीं तो अभी निकल जा। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें घूरती रही। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने बहुत धीरे कहा, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? थप्पड़ इसने मारा है। मां का चेहरा और सख्त हो गया। तूने इसे उकसाया होगा, हमेशा की तरह। बस उसी पल कुछ टूट गया, मेरे अंदर नहीं, मेरे भ्रम में। मैं पापा की तरफ देखी। वह उठ चुके थे। मैंने सोचा शायद वह बीच में आएंगे, शायद कहेंगे बस बहुत हुआ। लेकिन उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे मुख्य दरवाजा खोला और एक तरफ हटकर खड़े हो गए। रात की ठंडी हवा भीतर आई और पर्दे हिल गए। यह इशारा किसी भी शब्द से बड़ा था। वह मुझे निकाल रहे थे।
मैं चिल्ला सकती थी। मैं सबके सामने घर, लोन, पैसे, अंगूठी, बैंक सब कुछ खोल सकती थी। मैं वंदना की हर झूठी परत नोच सकती थी। मगर उस पल मुझे अचानक अजीब शांति महसूस हुई, जैसे शरीर को समझ आ गया हो कि अब युद्ध नहीं, प्रस्थान है। मैंने खिड़की के पास वाली कुर्सी से अपना कोट उठाया, हुक से कार की चाबी ली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रूद बुआ आधी उठी, मगर पापा ने बस एक नजर डाली और वह फिर बैठ गई। उस नजर में शर्म कम, डर ज्यादा था। मैं पापा के पास से गुजरी, इतने पास से कि उनके पुराने आफ्टर शेव की गंध साफ आई। उन्होंने आंख तक नहीं उठाई। मैं दहलीज पार कर बाहर आ गई। पीछे से दरवाजा बंद हुआ, फिर कुंडी लगी, फिर सन्नाटा। उस क्लिक की आवाज आज भी मेरे भीतर किसी अंतिम निर्णय की तरह गूंजती है। मैं आंगन पार करके अपनी कार तक पहुंची। ठंडी हवा थप्पड़ वाले गाल को चुभ रही थी, मगर वह चुभन साफ थी, ईमानदार थी। घर के भीतर की तरह दोगली नहीं। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठी और कुछ मिनट बस स्टीयरिंग पकड़े रही। मेरी उंगलियां सख्त थीं, मगर हाथ कांप नहीं रहे थे। आश्चर्य यही था, मैं टूटी नहीं थी, मैं बस खाली हो गई थी। फिर मैंने इंजन चालू किया और बिना पीछे देखे निकल गई। कानपुर से वापस गुरुग्राम का सफर लंबा था। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क पर ट्रक थे, ढाबों की रोशनी थी, कहीं कहीं धुंध बैठ रही थी। मैंने रेडियो नहीं चलाया, मैंने किसी को फोन नहीं किया। मैं बस चलाती रही। रास्ते में एक बार फोन चमका। रूद बुआ का संदेश था, जो हुआ गलत हुआ बिटिया, बहुत गलत। मैंने पढ़ा, स्क्रीन बंद की, जवाब नहीं दिया। मुझे उस रात किसी सांत्वना की नहीं, सच की जरूरत थी। लगभग रात 11 बजे मैं अपने अपार्टमेंट पहुंची। गाड़ी पार्क की, बैग उठाया, बिल्डिंग के नीचे लगी डाक पेटी खोली। वहां 3 सामान्य लिफाफे थे और एक मोटा भूरे रंग का आधिकारिक कागज, जिस पर जिला पंजीकरण कार्यालय की मुहर थी। मेरे दिमाग में उसी क्षण डेरिक की धीमी आवाज गूंजी, जो शाम को बाथरूम के बाहर मुझसे कह गया था, घर पहुंचकर अपनी डाक जरूर देखना। मैंने वहीं पार्किंग की पीली रोशनी में लिफाफा फाड़ दिया। अंदर संपत्ति हस्तांतरण की प्रमाणित प्रति थी, मेरे माता पिता के घर की। रिकॉर्डिंग की तारीख 3 हफ्ते पुरानी थी। पुराने दस्तावेज में मेरा नाम था, नए में मेरा नाम हटा दिया गया था। उसकी जगह वंदना का नाम जोड़ा गया था और सबसे नीचे 4 हस्ताक्षर थे, पापा, माँ, वंदना और चौथा मेरे नाम से, ब्रजिता सिन्हा। मैं कई सेकंड तक उस नकली हस्ताक्षर को देखती रही। वह मेरा नाम था, मगर मेरी लिखावट नहीं। मेरी ऐसी नहीं बनती, मेरी इतनी गोल नहीं होती। किसी ने मेरा नाम लिखकर मुझे कागज से मिटा दिया था। मैं ऊपर फ्लैट में गई, कोट उतारे बिना डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप खोला। सारे पन्ने स्कैन किए, एक एक पेज। फिर मैंने उन्हें मार्कस मेहरा को मेल कर दिया। वह प्रॉपर्टी और कॉरपोरेट मामलों के वकील थे, जिनके साथ मैं कई सौदों में काम कर चुकी थी। मेल के नीचे मैंने सिर्फ एक पंक्ति लिखी, मेरे हस्ताक्षर जाली हैं, सुबह बात कीजिए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने रोया भी नहीं। मैं बार बार वहीं सोचती रही, उन्होंने मुझे सिर्फ अपमानित नहीं किया, उन्होंने मुझे कानूनी तौर पर लूटा भी है। अगली सुबह ठीक 8 बजे मार्कस का फोन आया। उनकी आवाज हमेशा की तरह संतुलित थी, लेकिन शब्द तेज थे। यह सीधा धोखाधड़ी का मामला है। सोमवार सुबह मेरे दफ्तर आ जाइए, हम फाइल करेंगे। सोमवार को मैं उनके ऑफिस पहुंची। उन्होंने पहले ही रिकॉर्ड निकलवा लिए थे। मूल कागजों में मेरा नाम सहमालिक के तौर पर था, क्योंकि 8 साल पहले दूसरे गृहण के समय मैंने सह हस्ताक्षर किए थे। नए दस्तावेज में मुझे हटाकर वंदना को जोड़ा गया था। मार्कस ने कहा, समस्या सिर्फ यही नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी फाइल खोली। नए दस्तावेज के बाद इस संपत्ति पर एक होम इक्विटी लाइन ली गई है। 85 लाख नहीं, भारतीय संदर्भ में 85,000 की राशि। उधारकर्ता के रूप में वंदना का नाम है। मंजूरी उस इक्विटी पर मिली जो आपकी किश्तों से बनी। मैंने उनकी तरफ देखा। वह पैसा कहाँ गया? उन्होंने एक कागज पलटा। ज्यादातर उसके पार्लर के खाते में, कुछ रकम उसके निजी क्रेडिट कार्ड और बकाया भुगतान में। मेरा सिर पीछे टिक गया।
मतलब ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था। मेरे द्वारा बनाए गए वित्तीय आधार पर उसने कर्ज उठाया, पैसा निकाला, कारोबार और निजी खर्चों में लगाया और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। मार्कस ने आगे कहा, जालसाजी, अचल संपत्ति, धोखाधड़ी, संभव है पहचान संबंधी अपराध भी। ये पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये अपराध है। मुझे नहीं पता क्यों, मगर यह सुनकर मुझे अजीब राहत मिली, क्योंकि इतने साल मेरे साथ जो कुछ होता रहा उसका कोई नाम नहीं था। सब उसे घर की बात कहकर ढक देते थे। पहली बार किसी ने साफ कहा, यह अपराध है। उसी दोपहर मार्कस ने 3 नोटिस तैयार किए। एक वंदना के नाम, एक माँ पापा के नाम और एक बैंक के नाम जिसने जाली दस्तावेज पर आंड स्वीकृत किया था। इनमें तत्काल आंड रोकने, मूल स्थिति बहाल करने, खाते का पूरा हिसाब देने और निर्धारित समय में अनुपालन न होने पर आपराधिक शिकायत दर्ज करने की चेतावनी थी। जब वह प्रिंट निकाल रहे थे, मैंने अपने मोबाइल में बैंकिंग ऐप खोला। 8 साल से कई स्वचालित भुगतान सेट थे। माँ पापा के संयुक्त खाते में मेडिकल और गृह खर्च की राशि, लोन की ईएमआई और हर कुछ महीनों में वंदना के पार्लर के लिए अलग ट्रांसफर। मैंने एक एक करके सब बंद कर दिए। 6 टैप। 8 साल की चुप मदद खत्म। मार्कस ने मेरी तरफ देखकर पूछा, पक्का? मैंने स्क्रीन लॉक करते हुए कहा, जो लोग मेरा नाम जाली बना सकते हैं उन्हें मेरा पैसा नहीं मिलेगा। उसी शाम घर से पहला फोन आया। माँ थी। उनकी आवाज में घबराहट थी, ममता नहीं। इस महीने पैसा नहीं आया, बैंक में कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने कहा, कोई गड़बड़ नहीं। मैंने बंद कर दिया। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर वह बोली, तू ऐसा कैसे कर सकती है? ये तेरा परिवार है। मैं पहली बार बिल्कुल सपाट स्वर में बोली, परिवार वह है जो मेरा नाम चुराकर कर्ज नहीं लेता। इसके बाद उनकी आवाज ऊंची हुई। फिर पापा ने फोन लिया। वही पुरानी थकी आवाज, मगर इस बार उसमें आदेश की जगह विनती थी। बेटा, बात को इतना मत बढ़ा। मैंने कहा, बढ़ाया मैंने नहीं, जाली दस्तखत मैंने नहीं किया। वह चुप रहे। मैंने फोन काट दिया। अगले कुछ घंटों में फोन बार बार बजता रहा। माँ, वंदना, पापा, फिर वंदना। मैंने किसी को नहीं उठाया। अगले दिन दोपहर को वंदना का फोन आया। इस बार वह सचमुच रो रही थी। उसकी आवाज टूटी हुई थी, मगर मुझे उसमें भी वही पुरानी चाल दिख रही थी। दीदी, प्लीज ऐसा मत करो। मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हारा नाम वापस डाल देंगे, आरंड बंद कर देंगे। बस केस मत करो। मैंने पूछा, 3 हफ्ते तक ठीक क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं जब तुम मेरे हिस्से की इक्विटी निकाल रही थी? उसने सुबकते हुए कहा, मम्मी पापा ने कहा था तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कुर्सी पर सीधी बैठ गई। झूठ पकड़े जाने पर वही पुराना खेल। जिम्मेदारी ऊपर फेंको, खुद नीचे छिप जाओ। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, तो फिर अदालत में यही कहना। वह अचानक तीखी हो गई, तुम घर बर्बाद कर दोगी। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैंने सिर्फ उसे उठाना बंद किया है। अगर तुम कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हो जहां तुम्हें पहली बार अपने ही लोगों के खिलाफ सच का साथ देना पड़ा हो, तो मन में जो कांप उठता है, मैं उसे जानती हूं। यही वह जगह होती है जहां इंसान तय करता है कि वह हमेशा का सहारा बना रहेगा या पहली बार अपनी रीढ़ सीधी करेगा। मैंने उसी शाम मार्कस को एक शब्द का मेल भेजा, आगे बढ़िए। उसके बाद प्रक्रिया तेज हो गई। पंजीकरण कार्यालय में औपचारिक शिकायत गई। संपत्ति पर कानूनी विवाद का नोट चढ़ा दिया गया। बैंक को अनुपालन जांच करनी पड़ी। आरंड लाइन रोक दी गई। अब वंदना उस पैसे को छू नहीं सकती थी। 3 दिन में डेरिक का संदेश आया, लंबा टूटा हुआ, पछतावे से भरा। उसने लिखा कि वंदना पार्लर का किराया, सैलरी, सप्लाई सब उसी आरंड से चला रही थी। उसने यह भी लिखा कि उसने उसे रोका था, मगर वंदना ने धमकी दी कि अगर उसने मुंह खोला तो वह माँ पापा को उसके बारे में झूठ बोल देगी। संदेश के आखिर में उसने लिखा, तुमसे ही सब चल रहा था और हम सब जानते थे। मैं देर तक स्क्रीन देखती रही। अजीब बात यह थी कि मुझे जीत जैसी कोई भावना नहीं हुई, सिर्फ थकान हुई, जैसे मैं बहुत वर्षों से अपने कंधों पर रखा एक मकान धीरे धीरे नीचे उतरते देख रही हूं। फिर भी असली मोड़ अब भी बाकी था। 15 दिन की कानूनी मोहलत खत्म होने वाली थी और दूसरी तरफ से न कोई बहाली हुई थी, न कोई साफ जवाब।
बस सोशल मीडिया पर वंदना का एक भावुक पोस्ट आया, कुछ लोग पैसे से रिश्ते खरीदना चाहते हैं। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और मार्कस को भेज दिया। उनका जवाब आया, अच्छा है, वह कहानी बना रही है, हम रिकॉर्ड बनाएंगे। 15वें दिन रात को मैं अपने फ्लैट की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर धुंध थी, भीतर पीली रोशनी। मेज पर दादी की पुरानी रेसिपी वाली कॉपी पड़ी थी, जिसे मैं जाने कब से खोलना चाहती थी मगर खोली नहीं। फोन चुप था, घर से कोई कॉल नहीं। अचानक मुझे समझ आया कि डर अब दूसरी तरफ है, पहली बार। अगले दिन सुबह मार्कस जिला अभियोजन कार्यालय में आपराधिक शिकायत दर्ज कराने वाले थे। जालसाजी, संपत्ति धोखाधड़ी, अनधिकृत वित्तीय लाभ, सब दस्तावेजों के साथ। मैं रात भर जागी नहीं मगर सोई भी नहीं। मेरे सामने दो चेहरे आते रहे, दादी का और पापा का, जब वह दरवाजा पकड़कर खड़े थे। एक ने मुझसे घर जोड़ने को कहा था, दूसरे ने मुझे उसी घर से बाहर कर दिया था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैंने फैसला कर लिया, अब जो होगा कानून करेगा, मैं नहीं रुकूंगी। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई, फोन बजा। स्क्रीन पर पापा का नाम था और मुझे नहीं पता था कि वह पहली बार माफी मांगने वाले हैं या मुझे फिर से चुप रहने को कहने वाले हैं। वही कॉल आगे की पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली थी। फोन स्क्रीन पर पापा का नाम चमक रहा था। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। इतने सालों में उन्होंने मुझे बहुत कम सीधे फोन किए थे। जरूरत पड़ने पर माँ बोलती थी, पैसे की बात हो तो वंदना घुमा फिराकर मैसेज करती थी। और पापा हमेशा उस घर की तरह थे जिसमें लोग रहते तो हैं मगर जिसकी खिड़कियां कभी खुलती नहीं। मैंने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ कुछ पल तक सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। फिर उन्होंने बहुत धीमे कहा, बिटिया, ये बहुत दूर चला गया है। मैं ऑफिस जाने के लिए बैग कंधे पर डाल चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया, वापस मेज के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, बहुत दूर तब गया था जब आपने दरवाजा खोलकर मुझे बाहर किया था। उधर फिर चुप्पी, इस बार लंबी, इतनी लंबी कि मुझे लगा कॉल कट गया। फिर उनकी आवाज आई, पहले से भी भारी। मुझे पता नहीं था कि कागजों में क्या किया गया है। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच यह था कि उस क्षण मुझे पहली बार लगा शायद उन्हें सचमुच पूरी बात नहीं पता थी, मगर यह भी सच था कि उन्हें इतना तो हमेशा पता था कि घर किसके पैसों से चल रहा है। मैंने कहा, हस्ताक्षर किसने किए यह अदालत तय करेगी, लेकिन आपने यह तो देखा था ना कि हर बार जरूरत पड़ने पर मैं ही पैसे भेजती थी। आपने यह भी देखा था ना कि हर काम का श्रेय वंदना लेती रही। उनकी सांस कांपी। देखा था, उन्होंने कहा, लेकिन कभी बोला नहीं। यही सबसे बड़ा अपराध था पापा, मैंने कहा। कई बार चुप रहना भी पक्ष लेना होता है। उन्होंने शायद कुर्सी खिसकाई, शायद बैठ गए, फिर बोले, अगर तेरी माँ और बहन सब कुछ वापस कर दें तो। मैंने खिड़की के बाहर देखा। नीचे सड़क पर लोग अपनी सुबह में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि मेरे जीवन का सबसे पुराना गांठ खुलने के कगार पर है। मैंने साफ कहा, जो कानूनन करना होगा वह होगा। आरण बंद होगा, नाम बहाल होगा, हिसाब खुलेगा, और वंदना को जो किया है उसका सामना करना होगा। यह बदला नहीं है, यह सीमा है। पापा ने एक थका हुआ वाक्य कहा, तेरी मां तुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरे होठों पर ऐसी हंसी आई जिसमें दर्द भी था और मुक्ति भी। मैंने कहा, उन्होंने मुझे कब अपनाया था जो अब माफ करेंगी। वह फिर चुप हो गए। इस बार मैंने ही कॉल खत्म कर दिया। उसी दोपहर मार्कस ने औपचारिक आपराधिक शिकायत दर्ज कर दी। काउंटी रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, मूल दस्तावेज, जाली हस्ताक्षर की तुलना, सब जमा हो गया। बैंक ने होम इक्विटी लाइन फौरन स्थगित की। संपत्ति पर कानूनी रोक लग गई और वंदना के लिए खेल अचानक खत्म हो गया। 3 दिन बाद डेरिक ने अपने वकील के जरिए वे संदेश आगे बढ़ाए जिनमें वंदना ने साफ लिखा था कि दीदी को पता लगने से पहले काम हो जाना चाहिए और साइन तो कोई भी कॉपी कर सकता है। उन संदेशों को पढ़ते हुए मुझे सिहरन हुई, क्योंकि अब बात शक से निकलकर सबूत बन चुकी थी। फिर जो ढहना था वह धीरे धीरे ढहने लगा। वंदना का पार्लर पहले से घाटे में था। जिस आड़ पर वह सांस ले रही थी वह बंद हो गया। किराया बकाया रहा। सामान सप्लायर ने रोक दिया।
2 कर्मचारी चले गए। मकान मालिक ने नोटिस चिपका दिया। सोशल मीडिया पर उसकी बनावटी दुखभरी पोस्टें कुछ दिन चलीं, मगर छोटे शहर की हवा में सच देर से सही फैलता जरूर है। मोहल्ले में लोगों ने जोड़ना शुरू किया कि रसोई का पैसा किसने दिया था, छत किसने बनवाई थी, माँ की दवाइयां किसके सहारे आती थीं, और हर बार त्योहार पर बड़े डब्बों में मिठाई और खाना कौन लेकर पहुंचता था। कहानी धीरे धीरे पलट रही थी। वंदना अब भी अपनी तरफ से खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन कागजात के सामने अभिनय ज्यादा दिन नहीं टिकता। फरवरी के शुरू में माँ का फोन आया। इस बार उनकी आवाज गुस्से वाली नहीं थी, छोटी थी, थकी हुई, जैसे किसी ने उनके भीतर की शक्ति धीरे धीरे निकाल दी हो। मैं रसोई में खड़ी पास्ता बना रही थी। उन्होंने बिना भूमिका के कहा, मुझे दस्तखत वाली बात नहीं पता थी। मैंने गैस धीमी की, दीवार का सहारा लिया और कहा, लेकिन आपको यह पता था कि घर मैं संभाल रही थी, फिर भी आपने सबके सामने हमेशा वंदना का नाम लिया। उधर से रोने की आवाज आई। असली रोना, वह नहीं जो किसी सभा में सहानुभूति खींचने को आता है। मैं चुप रही। उन्होंने कहा, मैं बस उसे पास रखना चाहती थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। यही तो था, निकटता को प्रेम समझ लेने की पुरानी बीमारी। मैंने धीरे से कहा, मैं भी तो थी मां, मैं बस दूसरे शहर में थी, आपकी नजर में नहीं। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द पूरे नहीं हुए। उस दिन मैंने उन्हें न सांत्वना दी, न अपमान। बस इतना कहा, अब मैं इसे ठीक नहीं करूंगी, आपको खुद समझना होगा। फिर मैंने फोन रख दिया। पहली बार मुझे किसी को मनाने की जरूरत नहीं लगी। मार्च में रूथ बुआ मेरे पास आईं। उनके हाथ में एक डिब्बा था और आंखों में वही पुरानी स्थिरता। उन्होंने कहा, तेरे पापा ने यह भेजा है। लिफाफे पर मेरे बचपन का नाम लिखा था, बिट्टू। मैंने उसे खोलने में देर की। पहले हमने चाय पी, फिर उन्होंने धीरे धीरे बताया कि पापा अब रोज सुबह बरामदे में बैठते हैं, सड़क देखते रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। माँ ने मंदिर जाना कम कर दिया है। वंदना घर में है, मगर घर का कोई कोना उसके लिए आरामदेह नहीं रहा। जब बुआ चली गईं, तब मैंने लिफाफा खोला। एक सादा पन्ना था, पापा की ब्लॉकी लिखावट में। उन्होंने लिखा था कि उन्हें हमेशा पता था कि मैं सहारा हूं, मगर वह यह मानकर चलते रहे कि मजबूत लोगों को कहने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने लिखा कि जिस रात उन्होंने दरवाजा खोला, उसके बाद वह 10 मिनट तक वहीं खड़े रहे और पहली बार समझे कि एक आदमी अपनी चुप्पी से भी बेटी खो सकता है। आखिरी पंक्ति ने मुझे भीतर तक हिला दिया। तुझे मुझसे बेहतर मिलना चाहिए था। उसी लिफाफे में टिश्यू पेपर में लिपटी दादी की नीलम वाली अंगूठी थी। उन्होंने वह वंदना से वापस ले ली थी। मैंने अंगूठी हथेली पर रखी। वह बहुत हल्की थी, लेकिन उसके भीतर 16 साल का बोझ और उससे निकलने की पूरी ताकत थी। अप्रैल में मामला आगे बढ़ा। वंदना ने आखिरकार समझौते की राह चुनी। आपराधिक मुकदमे में उसे प्रोबेशन मिला और निकाली गई राशि की भरपाई किस्तों में करने का आदेश। उसका पार्लर बंद हो चुका था। डेरेक उससे अलग हो गया। माँ पापा को पीछे वाली जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा ताकि घर की बाकी देनदारी संभल सके। संपत्ति पर मेरा नाम फिर से बहाल किया गया, क्योंकि धोखाधड़ी उलटनी जरूरी थी। उसके बाद मार्कस ने पूछा, अब आप क्या चाहती हैं? मैंने बिना सोचे कहा, मुझे इस घर में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे इससे बाहर निकलना है। हमने कागज तैयार की। मैंने अपना हिस्सा प्रतीकात्मक 1 रुपये में माँ पापा को वापस कर दिया। किसी को यह पागलपन लग सकता है, लेकिन मेरे लिए वह रकम नहीं, पूर्ण विराम था। मैं उस मेज पर अपनी कुर्सी खरीदते खरीदते थक चुकी थी, जहां मेरे लिए कभी जगह रखी ही नहीं गई। उस 1 रुपये ने मुझे उससे अधिक दिया जितना उस हिस्सेदारी ने वर्षों में दिया था। आजादी। कुछ महीनों बाद मेरी दिनचर्या बदल गई थी। सुबह मैं अपने काम पर जाती, शाम को अपने छोटे से फ्लैट में लौटती, खिड़की से आती हवा सुनती, चाय बनाती, कभी दादी की रेसिपी से स्टू पकाती, कभी बस चुप बैठती। वह चुप्पी अब खाली नहीं लगती थी, वह मेरी थी, पूरी तरह मेरी। रूथ बुआ कभी कभी आती और हम दोनों दादी की बातें करते। उन्होंने एक दिन कहा, तेरे पापा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया।
अच्छी बात है, मैंने कहा, पर कोशिश और सुधार में फर्क होता है। वह मुस्कुराई। तू अब पहले जैसी नहीं रही। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अब मैं अपने ही पक्ष में खड़ी होती हूं। कई लोग सोचते हैं कि ऐसी कहानियों का अंत या तो बड़े प्रतिशोध में होता है या पूरी माफी में। मेरी कहानी इनमें से किसी में भी खत्म नहीं हुई। मैंने ना अदालत को तलवार बनाया, न खुद को संत साबित किया। मैंने बस ये मानने से इनकार कर दिया कि खून का रिश्ता मुझे चुप रहने के लिए मजबूर कर सकता है। मैं अपने परिवार से नफरत नहीं करती। माँ डर और पक्षपात में उलझी हुई औरत है। पापा ऐसे आदमी निकले जिन्हें सच बोलना कभी सिखाया ही नहीं गया। वंदना स्वार्थ, असुरक्षा और झूठ का मिश्रण है। वे राक्षस नहीं हैं। वे बस ऐसे लोग हैं जो मेरी हाँ के इतने आदी हो गए थे कि मेरी पहली नहीं, उन्हें हमला लगी। दादी ने मुझसे कहा था, घर को जोड़कर रखना। मैंने वर्षों तक यही समझा कि इसका मतलब है खुद को घिसते रहना, देते रहना, सहते रहना, पीछे खड़े रहना, नाम मिटाते रहना। अब समझ आया कि पुल बनने और पायदान बनने में फर्क होता है। पुल रास्ता देता है, पायदान पर लोग पैर रखकर ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं पुल थी, पर उन्होंने मुझे पायदान समझ लिया। यही उनकी भूल थी, और मेरी भी, क्योंकि मैंने बहुत देर तक उसे होने दिया। उस रात का थप्पड़ सिर्फ हाथ का वार नहीं था। वह आखिरी आवाज थी जिसने मेरे भीतर की नींद तोड़ी। उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने मुझे बर्बाद नहीं किया, उसने मुझे स्पष्ट किया। मैं अब जानती हूं कि प्रेम का मतलब अपने अस्तित्व का दान नहीं होता। कर्तव्य का अर्थ आत्मसम्मान की हत्या नहीं होता। और परिवार का नाम लेकर किया गया अन्याय अन्याय ही रहता है। आज भी दादी की अंगूठी मेरे पास है। कभी कभी मैं उसे पहनकर खिड़की के सामने बैठती हूँ और सोचती हूँ कि अगर दादी सामने होती तो क्या कहती। शायद वही जो मैं अब अपने आप से कहती हूँ, तुमने बहुत कर लिया, अब अपने लिए जियो। यही इस कहानी का सच है, यही इसका सबक भी। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, और जो सीमा नहीं पहचानते वे अक्सर सबसे जरूरी इंसान खो देते हैं। इसलिए अगर तुम भी किसी ऐसे घर, रिश्ते या जिम्मेदारी में फंसे हो जहां तुम्हारी चुप्पी को प्यार और तुम्हारी कमाई को हक समझ लिया गया है, तो याद रखना, अपने लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं होता। कई बार वही सबसे ईमानदार काम होता है। अगर मेरी कहानी ने तुम्हारे दिल पर दस्तक दी हो तो कमेंट में लिखो, अब बस। मैं जानना चाहती हूं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत देर तक सब संभाला और फिर एक दिन खुद को चुना। इस कहानी को उस इंसान तक जरूर भेजो जिसे यह सुनने की जरूरत है कि वह सिर्फ इसलिए गलत नहीं हो जाता क्योंकि उसने देना बंद कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और कहानियां आपको यहां मिलेंगी जहां चुप्पी टूटती है, सच सामने आता है और इंसान अपने हिस्से की इज्जत वापस लेता है। अगले किस्से में फिर मिलेंगे।